जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है। जो भी हमारे साथी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें पर्यावरण पूछा जाएगा, वो सभी लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारी जो लाइव क्लास चलती है शाम को 6:30 बजे, उससे जुड़ जाएंगे और सभी लोगों को वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। तो चलिए स्टार्ट होती है आज की क्लास। जो भी हमारे साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सभी लोगों को टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, सभी लोग अब फटाफट से उत्तर बताना है, जल्दी बताना है। तो सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से, फटाफट से। वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो, फिर उसके बाद शेयर भी करना है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तब हमारा उत्तर क्या हो जाता है? अजैविक घटक यहाँ पर बताना होता है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जो कबक यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ये जैविक घटक माना जाता है। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा है कि जो कबक है जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः है उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा उनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। से निर्जीव पदार्थ जो जीवों को न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये क्या है? ये अजैविक घटक कहलाते हैं, है ना। जिनमें जान नहीं है वो अजैविक घटक हैं। इस प्रकार से हम देख भी लेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपको बताना है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, तो कौन होते हैं? जल्दी से हमें बताना है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? आपका प्रश्न है। विकल्प 1 है शाकाहारी, विकल्प नंबर 2 है मांसाहारी, 3 है जीवाणु और 4 है मांसाहारी या फिर शाकाहारी। विकल्प जल्दी से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है। भारती राजपूत, राकेश, सोनल जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तब आपका जो उत्तर हो जाता है दोस्तों, अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है ए बताया है, लेकिन इसका सही उत्तर होता है घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। यानी कि जो विकल्प नंबर बी है, यहाँ पर पूरी खाद्य श्रृंखला दी है। देखो जरा, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम देखो। सबसे पहले घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सर्प खाता है और सर्प को खाता है गिद्ध, है ना। तो उत्पादक और ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, तब टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। जो क्या खाता है? घास खाता है। और जो भी प्राणी घास खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। फिर उन प्राणियों को जो खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे। और तृतीय उपभोक्ता जो उन प्राणियों को खाते हैं वो तृतीय उपभोक्ता। यहाँ पर देखो सबसे पहले कि ये जो घास दी है, घास को खा रहा है टिड्डा, तो टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता होगा। टिड्डा को मेंढक खा रहा है तो मेंढक द्वितीय, और मेंढक को सर्प खा रहा है तो ये तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। और अंतिम उपभोक्ता होगा गिद्ध। तो ये आपका याद रख लेना है, ठीक है, सभी को याद करना है। और जब सड़े गले जो होते हैं उन्हें अपगवक करते हैं, अपघटक जो होते हैं, और इनसे क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलता है। किसे? उत्पादक, यानी कि जो है घास को, मतलब ये क्या खाद का कार्य करती है। तो फिर ये जीव श्रृंखला है वो चलती रहती है कि सड़े गले जो जीव मरते हैं उसके बाद ये अपघटक इसे मिट्टी में मिला करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं घास को। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला है जो चलती रहती है, ठीक है, इसको याद रख लेना है। बहुत बढ़िया तरीके से ये प्रश्न हमें पढ़ना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी लोगों को। फिर उत्तर हमें बताना है, क्या उत्तर बताना है? जल्दी से उत्तर बताओ। प्रश्न क्रमांक, पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? जल्दी से हमें कमेंट में लिखना है उत्तर क्या होगा। सभी लोगों को लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? विकल्प नंबर प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से उत्तर बताओ, फटाफट से बताना है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? तब आप सभी का जो उत्तर आ जाता है दोस्तों वो आता है बी, यानी कि सूर्य का प्रकाश। इसका जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। बहुत बढ़िया। पारिस्थितिक तंत्र में
ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। याद रख लेना, सूर्य में प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत माना जाता है। तो ये चीज सभी को याद रख लेनी है। एग मार्क का संबंध है तो जल्दी से बताओ किससे है? गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन या उत्पादन से? तो एग मार्क का संबंध किससे है? सभी लोगों का आंसर जल्दी जल्दी से आना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है कि प्रश्न आपको जब दिखता है, मिलता है, तब आपको उत्तर बताना है और इसका जो विस्तृत रूप रहता है तो वो उत्तर आपको जो है माइंड में सेट हो जाता है कि इसका विस्तृत वर्णन होता है। जल्दी से उत्तर बताना है। बलराम जी, बलवंत जी, अजित जी, जितेंद्र जी, सालू जी। इसका जो उत्तर होगा ए। एग मार्क का संबंध होता है गुणवत्ता, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एग मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एग मार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। एग मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों में जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास करते हैं। तब आपका उत्तर होता है कि एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। तो सभी को याद रख लेना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो कौन होते हैं? जल्दी से उत्तर बताना है। फटाफट से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो कौन होते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ना है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो कौन होते हैं? जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो। तो कौन होते हैं? जल्दी से उत्तर बताओ। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो कौन होते हैं, हमें बताना है। तब आपका उत्तर होता है प्राथमिक उपभोक्ता। ये शाकाहारी होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था टिड्डा घास को खाता है, तो ये शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। सभी को याद रख लेना है। किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरीन की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु। सभी लोगों को याद रख लेना है। इतनी सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से हमें समझनी है। ठीक है, यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तब आपका उत्तर होता है अर्नेस्ट हैकेल ने। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई तो किसने लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की? तो चार्ल्स डार्विन ने विकसित की, है ना। मेघ बीजन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयोडीन के मिश्रण द्वारा किस नदी के पानी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी के पानी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। अब आपको उत्तर बताना है कि भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जल्दी से उत्तर बताना है। तो फटाफट बताओ, भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जल्दी से उत्तर बताना है। प्रीति जी, शैलेंद्र, वर्षा जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो उत्तर क्या होगा? सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है या फिर शुक्र है? तो उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी से हमें उत्तर बताना है। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तब आपका जो उत्तर आ जाता है दोस्तों वो क्या आ जाता है? वो आता है क्या? विकल्प नंबर ए। भू पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो होता है सूर्य, यानी कि ए नंबर है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत होता है जो वातावरण में फोटॉन, छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक क्रिया अभिक्रिया जो है वो कौन सी मानी जाती है? तब आपका उत्तर होता है प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे में होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? एक विकल्प दिया होता है सभी पौधों में, दूसरा होता है हरे पौधों में,
तब आपका उत्तर होगा हरे पौधों में होता है, इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। सभी को याद रख लेना है। 7 का उत्तर सभी को बताना है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताना है और सभी लोगों को लाइक जरूर कर देना है वीडियो को, ठीक है। हाँ, जल्दी जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को तो प्रभावित किए, बिना प्रभावित किए दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, क्या कहलाता है? बगैर प्रभावित किए। उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? वो होगा बी, यानी कि सहभोजी। सहभोजी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती। ये चीज आपको याद रख लेनी है कि सहभागिता या सहभोजी क्या कहलाता है कि एक जंतु को तो इससे लाभ होता है लेकिन उससे दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती। उदाहरणार्थ गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार सार्क से पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है, भेलों से समुद्री बर्निकल चिपके रहते हैं, तो इनसे दूसरे जो जीव हैं उनको हानि नहीं होती, उसे सहभागिता या सहभोजी कहा जाता है, ठीक है। सभी को याद रख लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है, क्या है? जल्दी से उत्तर बताना है। मोर का पोषण तल क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है सभी लोगों को। दोस्तों जल्दी से लाइक जरूर कर देना है। शिवम शुक्ला, राहुल जी सभी लोग लाइक कर देंगे। जब मोर सांप को खाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हमें बताना है, जल्दी जल्दी से बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? तो वो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? जल्दी से बताना है। प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो सभी लोगों का जो आंसर आया है वो क्या आया है वो देख लेते हैं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा डी। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा, शीर्ष पर होगा, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। यहां पर देख लेते हैं चित्र में, यहां पर हरे पौधे है ना, तृतीय उपभोक्ता, तो सभी को याद रख लेना है ये शीर्ष पर रहेगा, ये उत्पादक होगा, है ना। तो सभी को याद रख लेना है, यहां पर थोड़ा सा उल्टा सा दे दिया है। प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता तो क्या हो जाएगा? हरे पौधे होंगे, है ना। फिर द्वितीय उपभोक्ता कीड़े होंगे, है ना। और तृतीय उपभोक्ता कौन होंगे? सांप होंगे। और अंतिम जो उपभोक्ता होंगे कौन होंगे? मोर होंगे। तो यहां पर थोड़ा सा उल्टा सा दिया है। अगला देख लेते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के बारे में पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो कौन से हैं? जल्दी बताओ। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो प्रथम चरण उपभोक्ता है, द्वितीय चरण उपभोक्ता है, तृतीय चरण है वो उपभोक्ता है। तो उत्तर बताना है, जल्दी से सभी को बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर जल्दी जल्दी लिखो, वो कौन से हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वो प्रथम चरण उपभोक्ता है, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सभी लोगों को याद रख लेना है दोस्तों, ये पूरा का पूरा पूरी खाद्य श्रृंखला आपको याद रख लेनी है। जो हमने समझ ली है कि जो पौधे हैं उत्पादक कहलाते हैं, फिर उसको खाने वाले शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं और मांसाहारी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं, ठीक है। हाँ, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर सभी को बताना है, जल्दी से बताना है, जल्दी जल्दी बताना है। और ये जो बुक है आप खरीदना चाहो तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, आप लोग खरीद लेना यूथ कंपटीशन टाइम्स की। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जल्दी से कमेंट में लिखना है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीविक घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या हो जाएगी? तब आपका उत्तर आ जाता है दोस्तों विकल्प नंबर डी, यानी कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है इकोसिस्टम। सभी को याद रख लेना है। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारू अर्थात पौधे, जानवर और अणु जीव शामिल हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके
एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र अन्योन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। पारितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं, जैसे तालाब, वन। तालाब एक क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र है, परितंत्र है। वन भी एक पारिस्थितिक तंत्र है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, निम्न में से बताइए कौन सा जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है या कृत्रिम परितंत्र है? तब आपका उत्तर आपको दिया जाता है धान के खेत। धान के खेत एक कृत्रिम कहलाएगा, लेकिन अगर वन की बात करें तो ये प्राकृतिक जो है पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो सभी को याद रख लेना है। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हमें बताना है। जैव भू रासायनिक चक्र या भूवैज्ञानिक चक्र। जल्दी से उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 11 का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये 4 तत्वों की अगर आपको पूछा जाए कि सभी जीवों को मुख्यतः कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 4 तत्वों की आवश्यकता होती है संजय जी, है ना। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भी रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाते हैं। तो सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है तो कौन है? जल्दी से बताओ। मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या फिर डेट्रीटिवोर? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर सभी लोगों को लिखना है, जल्दी से उत्तर बताएंगे। गिरीश जी, सुरेंद्र जी, शिवम जी, पुष्पेंद्र जी, सभी लोगों का आंसर जल्दी से आने चाहिए। जब एक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से पढ़ना है। तब आपका जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा? शाकाहारी। शाकाहारी इसका सही होगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी। बहुत बढ़िया, सभी लोग इस चीज को तो समझ चुके हैं, है ना। बहुत बढ़िया, सभी लोग बिल्कुल एकदम अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बताना है। उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जल्दी से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, फटाफट से बताना है। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, मरुस्थल या फिर सवाना? उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका जो उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाता है? उत्पादक जो पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है? वो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण परिस्थिति तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है। अब आपको बताना है दोस्तों कि जो विषुवत रेखा है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? कमेंट में लिखना है सभी को। और ये उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन है ये विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं, तो सभी को याद रख लेना है विषुवत रेखा का अन्य नाम क्या है, सभी को बताना है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? जल्दी से उत्तर बताना है, फटाफट से लिखो, जल्दी उत्तर बताओ। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, खाद्य जाल, श्रृंखला अभिक्रिया या फिर बायोमास? तब उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो तब उत्तर होगा दोस्तों आपका 14 का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, फटाफट से उत्तर बताना है। उत्तर हो जाएगा सी, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। याद रख लेना, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। बहुत बढ़िया, निम्न में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? दोनों में से बता दो जल्दी से, दोनों ही आपको विकल्प हैं और दोनों में से एक उत्तर बताना है। किस एक को किसान का मित्र कहा जाता है? तब आपका उत्तर क्या होगा? सभी लोगों का प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर बताना है, जल्दी से उत्तर बताएंगे। 15 का सभी लोगों ने बताया है केंचुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं। सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। तो केंचुआ को जो है किसान का
मित्र कहा जाता है? 16 का उत्तर सभी को बताना है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? जल्दी जल्दी से लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साधना जी, नीलू जी, सत्यम जी, और यहां पर हर एक चीज आपको समझ में आएगी। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, है ना। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक बायोटिक एवं एबायोटिक, जैविक और अजैविक जो है प्रकृति में संतुलित रूप से रहते हैं। तब आपकी जैविक एवं अजैविक घटक जो है पर्यावरण की परिभाषा सही हो जाएगा, है ना। एबायोटिक एवं बायोटिक ये सभी हो जाएगा, विकल्प नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है तो कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर सभी को बताना है। सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइन है, सिल्वर आयोडाइड है या फिर पोटेशियम नाइट्रेट है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त जो रसायन है वो कौन सा है? सभी को उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 17 का। सुरेंद्र जी, ज्योति जी, आर्या जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर क्या होगा? और सभी लोगों को जल्दी से क्या कर देना है? लाइक कर देना है। माइक्रोलिसा, सभी लोगों का उत्तर जो आ रहा है विकल्प नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? तब आपका उत्तर क्या होगा? 18 का उत्तर बताना है। द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता बताना है, जल्दी से उत्तर बताओ। अमरीश जी, उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोग लाइक जरूर कर देना। निम्न में से द्वितीयक श्रेणी का जो उपभोक्ता माना जाता है वो कौन माना जाता है? जल्दी से आपका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों हाथी। हाथी इसका सही हो जाएगा, है ना। ये जो है द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता माना जाएगा, विकल्प नंबर सी। हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। सॉरी, सांप जो है ये द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता माना जाएगा, है ना। हाथी तो प्रथम श्रेणी का माना जाएगा और बकरी भी प्रथम श्रेणी का माना जाएगा, लेकिन सांप है जो ये द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। सांप द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। सभी लोगों को याद रख लेना है। ये पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तो क्या है? जल्दी से कमेंट में लिखना है, फटाफट से सभी लोग बताएंगे। जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। इरफान जी, पूनम जी, नीलू जी, पूजा, आर्या जी, जल्दी सहीन जी, दीक्षा जी, उत्तर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वो कौन सा है? सभी लोगों को बताना है, जल्दी बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 19 का हो जाएगा बी। तालाब जो है एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है। मृदा, जल, वायु ये नहीं होते, सभी को याद है। बहुत बढ़िया। तालाब एक प्रकार का जो है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हमें बताना है, जल्दी से बताओ। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को उत्तर बताना है। सभी लोगों को लाइक जरूर कर देना है दोस्तों। 6:30 बजे आपकी रोज पर्यावरण की क्लास होती है। दोपहर 2:30 बजे आपकी शिक्षा शास्त्र की क्लास होती है। गणित शिक्षा शास्त्र आपकी लाइव क्लास चल रही है दोपहर 2:30 बजे रोज। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसके व्यंजर, ये जो है मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को जो है कहते हैं। इसके व्यंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी और गिद्ध, है ना। ये क्या कहलाते हैं? इसके ही व्यंजर कहलाते हैं। विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा इसके ही व्यंजर है, तब आपको पता होनी चाहिए कि मक्खी और गिद्ध ऐसे अनेकों होते हैं जो मृत जीवों को खाते हैं, है ना, पेड़ पौधों को खाते हैं। तब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? 21 का उत्तर बताना है। और इसके जस्ट बाद आपकी बाल विकास की क्लास होगी इसी प्रकार से विस्तृत रूप से, तो सभी को जुड़ जाना है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? और दोस्तों आप लोग जरूर पुस्तक को खरीदें, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और अच्छा इसमें विस्तृत रूप से दिया है। यूथ कंपटीशन टाइम्स ये पुस्तक का नाम है और आप लोग जरूर खरीदें इसको। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीवाणु एवं कवक, ये पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं, ठीक है। अपमार्जक जो कहलाते हैं कि जो पृथ्वी की साफ सफाई करते रहते हैं, यानी कि जो मृत और सड़े गले जो रहते हैं, जीव परे रहते हैं, ठीक है। जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। जीव जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जैविक घटक कौन सा है? जैविक घटक बताना है। 22 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। और जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो लाइक कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण
सीरीज है अपनी और निम्न में से जैविक घटक बताना है, तब आप सभी का जो उत्तर आ जाता है वो क्या आता है दोस्तों, वो आता है ए यानी कि पादप। जैविक घटक जो है वो पादप है, विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पादप जैविक घटक है क्योंकि इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जल, वायु तथा मृदा अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं, ये सभी को याद रख लेना है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो किसने किया, तब आपका उत्तर होगा सबसे पहले प्रयोग किया है एजी टेंसले ने, ठीक है। और पारिस्थितिकी शब्द के जो प्रथम प्रयोग तब वो माने जाते हैं, पारिस्थितिक शब्द जो जिसने दिया है वो हैकले साहब ने दिया है, और सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वो एजी टेंसले ने किया है। श्वसन की क्रिया है अपचायक, किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तब आपका उत्तर होगा लाल व नीला। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीजन, ठीक है। सभी उपभोक्ता में कौन सा गुण पाया जाता है, तब आपका उत्तर होगा परपोषी गुण। द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं, तो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपने भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, तो प्रीडेटर्स कहलाते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, कहलाते हैं तो सर्वभक्षी कहलाते हैं। सभी को पढ़ना है। प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है, प्रकृति का मेहतर अपघटक एवं कवक को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर सभी को इसी तरह से पढ़ना है दोस्तों। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं तो अपघटक करते हैं। किसी भी परिस्थिति तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है, तो खड़ी अवस्था प्रदान की जाती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक ही दिशा में होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है तो वो करता है खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से किस में गुजरता है, तो खाद्य जाल में गुजरता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, तो आपका उत्तर हो जाता है ऊष्मा। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है तो पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्स ने क्या संज्ञा प्रदान की है, तब आपका उत्तर होगा बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकोस्म। तो इतने सारे जो फैक्ट हैं वो सभी को याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी जो हमारे प्रश्न हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। कुछ और भी प्रश्न है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, जल्दी बताओ। 23 का आंसर हमें बताना है, तो फटाफट से बताना है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। जल्दी से उत्तर बताना है, जल्दी 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 बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। तब आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा क्या, डी यानी नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभ मंडल, है ना, सबसे ऊपर के भाग को समताप मंडल, उसके ऊपर के भाग को आयन मंडल, और वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का सांद्रण। देखो आपसे एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तब आपका उत्तर होता है क्षोभ मंडल, ठीक है। उसके ऊपर की मतलब जो बीच की होती है उसे समताप मंडल, फिर उसके ऊपर के भाग को आयन मंडल कहा जाता है। और वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का सांद्रण इस प्रकार से है। नाइट्रोजन कितने 78%, ऑक्सीजन 20.95%। तब आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में किन दो गैसों का जो है सबसे ज्यादा सांद्रण है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। आर्गन का पूछा जाएगा कि वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी है, तब आपका जो उत्तर होता है दोस्तों 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, तो 0.03%। नियोन का कितना है, तो 0.0018%। और हाइड्रोजन का 0.001%। तो इनको सभी को अच्छे से याद करना है। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, पूछा जा सकता है कि आर्गन का जो वायुमंडल में प्रतिशत है वो कितना है, और आपको विकल्प दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो बिल्कुल भी लापरवाही किसी प्रकार से नहीं करना है। क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं, कौन जीवीय कारक नहीं है, जल्दी से बताना है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन जीवीय कारक नहीं है, तब आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ। 24 का आंसर क्या होगा, सभी लोगों को बताना है दोस्तों। तब आपका जो आंसर आ जाता है कि जीवीय कारक कौन सा नहीं है, तो आपका उत्तर होता है चट्टान, यानी कि नंबर जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सही आ रहे हैं। जीवीय कारक वे होते हैं जिसमें जीवन की जो है जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन,
निषेचन, उत्सर्जन आदि पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव आदि जैविक कारक हैं, जबकि चट्टान जो है एक अजैविक कारक है। 25 का उत्तर हमें बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। जब तक हम विस्तृत पढ़ते हैं तब तक आप नीचे का प्रश्न पढ़ा करो, ताकि जो है आपको प्रश्न भी समझ में आए और विकल्प भी। तो जल्दी से बताना, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, तो कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमपी लगा लेना इसमें। एक क्वेश्चन पर्यावरण के हर एग्जाम में पूछा जाता है, 3 प्रकार के आर हैं, वो कौन से हैं, जल्दी बताओ। उत्तर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर सभी लोगों को बताना है। जितने लोग भी देख रहे हैं वो सभी लोग लाइक जरूर कर दें, तब आपका 25 का जो आंसर होगा वो होगा सी, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ये जो है 3 प्रकार के माने जाते हैं, है ना, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। तो ये जो है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 के एक नीतिगत बयान में 3R की घोषणा की गई, और 3R जे इस प्रकार से हैं। तो सभी को ये 3R जो हैं इनको याद रखना है। इनको क्रम से पूछा जाता है इस प्रकार से कि कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः चक्रण। आप बताइए कि 3R कौन कौन से हैं, तो सभी लोगों को बताना है। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया अपना अध्ययन चल रहा है, विस्तृत अध्ययन। जब प्रश्न हम पढ़ते हैं तो हमारी जिज्ञासा का समाधान तुरंत होता है, तब आपको याद भी हो जाता है कि यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, क्या होगा, जल्दी से उत्तर बताना है। 26 का सभी लोग आंसर बताएंगे। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, जल्दी से बताएं क्या होगा सही उत्तर, जल्दी जल्दी से सभी को बताना है। उत्तर जो होगा 26 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा मेंढक, द्वितीय उपभोक्ता द्वारा टिड्डे, प्राथमिक उपभोक्ता को खाने पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की तरफ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है, जल्दी से बताना है। ये श्रृंखला बिल्कुल अब नियमित चलेगी, आगे बढ़ेगी, नए नए क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं और पूरे नए नए क्वेश्चन आपके आएंगे पर्यावरण से संबंधित। तो इस श्रृंखला बिल्कुल आगे बढ़ने वाली है, और ये आज का पहला इस श्रृंखला का वीडियो है ऐसा कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा है, बी, यानी कि समुद्र इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइक जरूर कर दें। समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर उपस्थित सभी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा, सबसे अधिक भाग पर विस्तारित होता है। ठीक है, मानव पर्यावरण संबंध एक खालिस्तान संकल्पना है, जल्दी से बताओ। मानव पर्यावरण संबंध एक खालिस्तान संकल्पना है, ऋणात्मक, संज्ञानात्मक, धनात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तब आपका 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी को उत्तर बताना है, जल्दी से बताओ। मानव पर्यावरण संबंध एक खालिस्तान संकल्पना है, तब आपका उत्तर क्या होगा, संजय जी, है ना, शैलेंद्र जी, मौसम जी, अंकिता जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे, ज्योति जी, पनवी जी, उत्तर हो जाएगा बी, धनात्मक संकल्पना। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। मानव पर्यावरण संबंध मनुष्य की जो है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है, अर्थात मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठक का महत्वपूर्ण भाग है तथा घटक है, तो दूसरी तरफ वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। सभी को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं या उनमें जड़ें होती हैं। तो जल्दी से बताना है, किसी खास श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा। तो सभी लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है दोस्तों विकल्प नंबर सी, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। बहुत बढ़िया, सी नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, किसी खास श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, तो 30 का उत्तर सभी को बताना है, जल्दी से लिखो। ह्यूमस निर्माण में सहायक कौन है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। रोशनी ठाकुर जी, ज्योति जैन जी, सभी को उत्तर बताना है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। तब आपका उत्तर आ जाता है दोस्तों डी, इनमें से सभी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। कृषि के संदर्भ में जो है मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है। कृत्रिम कंपोस्ट खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट खाद को भी ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस के निर्माण में
अपघटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो ह्यूमस के निर्माण में कौन सहायक है, तब उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा सभी लोग जल्दी से बताएंगे। और अपनी जो अगली क्लास होगी वो बाल विकास की क्लास होगी, 7:15 से आपकी जो क्लास होगी वो होगी बाल विकास की। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। रोज 6:30 बजे अपनी बाल विकास यही पर्यावरण की क्लास होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। कुमकुम जी, हाँ, नंदराम जी, आर्या जी, जितेंद्र जी, पटेल, नीतू जी, पनवी जी, ममता जी, मौसम जी, राहुल जी, राकेश जी, राहुल, संजय जाटव जी, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है। सुरेश जी, सभी लोग करें। और अपनी एक क्लास रोज होती है 6:30 बजे। दोपहर में 2:30 बजे आपकी जो क्लास होती है वो शिक्षा शास्त्र से संबंधित होती है। सईन खान जी, अंकिता जी, अनु जी, जगदीश जी, नीलू जी, अनिल कुमार जी, आशीष जी, बहुत बढ़िया, प्रणाम जी, है ना, जमुना जी, इरफान, प्रीति, रजक जी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। ईबीएस की जो बुक है वो आपको खरीदनी है, यूथ कंपटीशन की, सभी लोग खरीद लेंगे। जितेंद्र जी, बीके की, गुड्डी जी, ठीक है, सभी लोगों को खरीदना है, बढ़िया पुस्तक है। दिव्या जी, गौतम जी, और आपका एक जगह विस्तृत अध्ययन भी चल रहा है, विस्तृत क्लासें भी आपकी लग रही हैं। विस्तृत की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सभी डालते रहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग जुड़ेंगे और पूरे के पूरे वीडियो आपके जो विस्तृत चैप्टर वाले हैं वो भी आपको देते रहते हैं। जहां जो कुछ मटेरियल मिलता है मुझे वो निकालने का प्रयास करता हूं और आप लोगों तक प्रेषित करने का प्रयास करता हूं, ताकि आपकी और अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो सके, तैयारी हो सके। गिरीश जी, आशीष जी, भावना जी, रितु जी, जितने लोग भी चैनल से जुड़े हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद। बीके ग्रुप और सुरेंद्र जी, कमल जी। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपना 7:15 पर चालू हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के लिए जय हिंद।